संविधान किसी भी राष्ट्र राज्य की, किसी भी देश की प्रथम आवश्यकता होता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए संविधान होना आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ के नागरिकों के लिए और शासन स्वरूप के लिए कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि संविधान किसी भी राजनीतिक समाज की पहचान होता है। संविधान एक ऐसा विशाल ढांचा होता है, बुनियादी नियमों का वह स्वरूप होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, अपने लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं की प्राप्ति करते हैं। यह एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग निर्देशन करने का कार्य करता है। तो कहा जा सकता है कि संविधान किसी भी समाज की पहचान होता है, साथ ही साथ संविधान किसी भी राष्ट्र राज्य की नैतिक पहचान भी होता है, क्योंकि संविधान किसी भी विशिष्ट बुनियादी नियमों से, बुनियादी मूल्यों से प्रभावित होता है। उन्हें कहते हैं दर्शन। यानी कहा जा सकता है कि दर्शन किसी भी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान के दर्शन की, यानी संविधान को किन किन बुनियादी विचारों ने, किन किन महत्वपूर्ण मूल्यों ने प्रभावित किया है। ऐसे कौन से आदर्श थे जिनका अवलंबन करके संविधान का निर्माण किया गया। बच्चों, भारतीय संविधान को, दर्शन को समझने के लिए हमें इसे दो रूपों में विभाजित करना होगा। पहला है प्रमुख भारतीय नेताओं के विचार और दूसरा है प्रस्तावना। तात्पर्य यह है कि यदि भारतीय संविधान के दर्शन को समझना है तो उसे दो रूपों में हम समझ सकते हैं। पहला रूप है प्रमुख भारतीय नेताओं के विचारों को जानकर और दूसरा रूप है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करके। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख भारतीय नेताओं के विचार अपने भविष्य के भारत के लिए क्या थे या संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या थे। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के विचार क्या थे सपने और वादे शीर्षक के अंतर्गत। यानी ये नेता अपने विचारों को अपने सपने और किए गए वादों के माध्यम से किस रूप में अपने संविधान के अंतर्गत परिणति देना चाहते थे और अपने संविधान में किन सिद्धांतों को अपनाकर अपने सपनों और अपने वादों को पूरा करना चाहते थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान सभा के अंतर्गत अनेक सदस्य महात्मा गांधी के अनुयायी थे, यानी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के अंतर्गत 1931 में संविधान के बारे में लिखा, यानी अपने भविष्य के भारत के बारे में लिखा, अपने राम राज्य की परिकल्पना के बारे में लिखा कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। यानी सबसे गरीब व्यक्ति, निम्न से निम्न वर्ग, हीन से हीन व्यक्ति भी देश के निर्माण में जुट जाए। वो तभी जुटेगा जब वह अपने आप के महत्व को भारत के अंतर्गत कहीं महसूस करेगा। यानी ऐसे भारत का निर्माण महात्मा गांधी करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी का निर्वहन करे और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्व प्रदान किया जाए। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, यानी वहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद नहीं हो, ऐसे भारत की मैं कल्पना करता हूँ। भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना चाहता हूँ जिसका आधार समानता हो। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदायों के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहते हों, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, सभी समुदायों के लोग पूरे मेल मिलाप के साथ आपस में बंधुता के साथ रहते हों। भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो, यानी छुआछूत, भेदभाव के आधार पर असमानता नहीं हो, समाज खंडित नहीं हो और समाज को कमज़ोर करने वाले नशीले पदार्थ, शराब आदि जैसे पदार्थ भी किसी प्रकार की जगह मेरे भारत में न पाएं। औरतों और मर्दों को एक जैसे अधिकार हो, यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष की असमानता नहीं हो, यानी उनके मध्य भी समानता हो। इससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। महात्मा गांधी के ये विचारों का अध्ययन करने के पश्चात यह बात हमारे सामने आती है कि वो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे
जहाँ हीनता को कोई स्थान नहीं हो, सभी एक धरातल पर समान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, और समाज को कमजोर करने वाले तत्व छुआछूत, भेदभाव, असमानता और नशीले पदार्थ ऐसों का भविष्य के भारत के अंतर्गत कोई स्थान नहीं हो। इसके निर्माण के लिए वह ऐसा एक मजबूत संविधान चाहते थे। इसी दर्शन का प्रयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत किया। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असमानता के कट्टर विरोधी थे। वे समाज में समानता के पक्षधर थे। महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से या उनकी जो नीतियां अपनाई जा रही है उनके माध्यम से समाज में वास्तविक रूप से समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की संरचना का इन्होंने निर्माण किया और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में भविष्य के भारत के बारे में इनके विचारों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे आगे समझाती हूँ। विरोधाभासों से जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। इसी को अंबेडकर ने विरोधाभासों से भरा जीवन कहा है। यानी राजनीतिक जीवन में तो समानता की बात की जा रही है, लेकिन समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की वास्तविक स्थिति पर हम अभी तक नहीं आए हैं और उसके पाने के लिए सार्थक प्रयास भी नहीं हो पाए हैं। जिसके लिए वो आगे कहते हैं कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट यानी हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही यानी समाज में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो विभिन्नता है, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो छुआछूत है, उसके कारण सामाजिक स्थिति कमजोर है और समाज में धन के आधार पर, धन के असमान वितरण के आधार पर जो आर्थिक असमानता व्याप्त है, उसके कारण आर्थिक ढांचा कमजोर है। तो अंबेडकर कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से केवल राजनीतिक समानता ही प्राप्त की जा सकती है, सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे और इसे अधिक लंबे समय तक नहीं जिया जा सकता, क्योंकि यह हमारे भविष्य को क्या करता है, संकट में डालता है। विरोधाभासपूर्ण स्थिति होती है, यानी ये स्थिति व्यक्ति को सही राह पर अधिक समय तक नहीं चलने दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति असमानता का शिकार होता है और उसके व्यक्तित्व का सही प्रकार से विकास नहीं हो सकता। अंबेडकर का मानना था हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे, और अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल लेंगे। अंबेडकर का कहना था कि यदि वास्तव में राजनीतिक समानता प्राप्त करनी है और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो हमें सामाजिक और आर्थिक समानता को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करना ही नहीं, जिस प्रकार से हम लोगों ने राजनीति में समानता के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को अपनाया है, ऐसे ही कुछ उपाय हमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में करने होंगे, वरना यह विरोधाभास स्थिति हमारे समाज को कमजोर कर देगी और हमारा जो सपना है राजनीतिक लोकतंत्र का, उसे भी चकनाचूर कर देगी। तो ये थे अंबेडकर के भविष्य के भारत के लिए दर्शन, प्रमुख विचार, जिन्हें भी भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण मूल्यों और दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस दिन उनके दिए गए यादगार भाषण में जो उनके विचार हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ यानी अपनी प्रकृति के साथ, अपनी वास्तविकता के साथ साक्षात्कार किया, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह नहीं या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। हमें जो अब तक वायदे किए हैं,
स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अब तक जो हम लोगों ने अपने आप से, भारतीय जनता से, अपनी मातृभूमि से जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यह भाषण उनका दिया हुआ था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का, जिस दिन भारत अपनी आज़ादी प्राप्त करने जा रहा था। तो ऐसा वक्त आ गया है कि अब हमें कमर कस लेना होगा, उन वायदों को पूरा करने के लिए क्रियाशील बन जाना होगा, कर्मनिष्ठ बन जाना होगा। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। यानी 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, और ऐसे ही नए में प्रवेश भारत करने जा रहा था। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, क्योंकि अब तक परतंत्रता के कारण भारत की जो आत्मा थी वह दबी हुई थी, कुंठित थी, कमजोर थी, लाचार थी, लेकिन अब उसकी आत्मा प्रस्फुटित हो गई है, एक फूल की भांति खिल गई है, क्योंकि उसको आज़ादी प्राप्त हो रही थी। तो आवाज़ आती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित कर दें। भारत के लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए। यहाँ पर नेहरू पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि मानवता की सेवा में हम लोग अपने आप को झोंक दें, समर्पित कर दें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है, क्योंकि अब भारत आज़ाद हो गया है और आज़ादी के कारण अब भारतीयों को अपनी सत्ता प्राप्त हो गई है। तो सत्ता जिम्मेदारी लाती है, और भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है। देखो, संप्रभुता संपन्न सभा की यहाँ पर जो चर्चा की गई है वह संविधान सभा के लिए की गई है। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो वह दो रूपों में कार्य कर रही थी, एक तो संविधान निर्मात्री सभा के रूप में और दूसरी भारत की विधायिका के रूप में। तो संप्रभुता शक्ति का निर्वहन भी संविधान सभा के द्वारा ही किया जा रहा था। तो प्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य के सुनहरे संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब भारत क्या आज़ादी प्राप्त करने जा रहा है, और आज़ादी प्राप्त करने के साथ हमें उन वायदों को पूरा करना है जो अब तक हम लोगों ने अपने आप से और अपनी मातृभूमि से किए थे। तो बच्चों, इस तरह से इन तीनों नेताओं के विचारों का अध्ययन हम लोगों ने किया, तो यह बात हमारे सामने आती है कि तीनों ही जो नेता थे, जो पूर्व में परिस्थितियां बीत चुकी थी, उन भूतकालीन परिस्थितियों को दोहराना नहीं चाहते थे, और तीनों ही भविष्य के लिए चिंतित थे, और तीनों ही समानता पर आधारित भारत के निर्माण की नींव रखना चाहते थे। वह ऐसे स्वप्निल भारत को प्राप्त करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपने सपनों में संजोया था। इस प्रकार से समाज में प्रत्येक व्यक्ति के आंख के आंसू को पोंछना चाहते थे, यानी प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए वे ये चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सहसम्मान, प्रतिष्ठा या गरिमा के सम्मान के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करें। ये पढ़ा हम लोगों ने आज के वीडियो के अंतर्गत भारतीय नेताओं के विचारों में भारतीय संविधान के दर्शन किस प्रकार से दर्शन होते हैं, यानी हमें दिखाई देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की, यानी भारतीय संविधान के दर्शन के प्रस्तावना के अंतर्गत क्या भूमिका है और किस रूप से हमें महत्वपूर्ण मूल्य, बुनियादी मूल्य प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।